कहानी का हीरो ईशाना, जो कि एक मसूरी का छोरा है, उसे एक छोरी से प्यार हो जाता है जिसका नाम है रमीसा, जो कि एक लोकल नेता की बेटी है, जो कि अभी अभी लंदन से पढ़कर अपने गांव लौटी है। उसे पहली नजर में ईशाना पसंद आ जाता है और यहाँ से कहानी शुरू होती है। यह फिल्म आपको एक टिपिकल गरीब लड़के और अमीर लड़की की प्रेम कहानी लग सकती है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है इसकी कई पर्दे खुलती ही जाती है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में उस बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑल पर कीजिए, जिस वजह से आपको नई मूवीज एक्सप्लेनेशन की फ्रेश कंटेंट की वीडियो मिलती रहे। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उस वजह से बहुत सपोर्ट मिलता है। मूवी की शुरुआत के सीन में हम गुटली नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि छुप छुपा कर कहीं जा रहा होता है। उसके चेहरे पर किसी चीज का साफ डर नजर आ रहा था। तभी हमें पता चलता है कि उसके पीछे ईशाना लगा था, जो कि अपनी बाइक पर सवार होकर गुस्से से जा रहा था। असल में वो गुटली को ही मारने आ रहा था और बाद में ईशाना गुटली को बहुत ही गुस्से से मारने लगता है, जैसे कि ईशाना उससे कोई बदला ले रहा हो। अब हम गुटली को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसे एमएलए दामोदर मिलने आता है। असल में गुटली एमएलए दामोदर का ही आदमी है और वो गुटली से कहता है कि उसने पुलिस से बात की है, तुम अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि अभी अभी इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। इधर हमें ईशाना पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही अकड़ में पुलिस के सामने उसकी बेंच पर टांगे रखकर बैठ जाता है। पुलिस उसे मारने भी लगते हैं, लेकिन ईशाना उसे ऐसी नजर से ताड़ता है मानो उसे उस पुलिस का कोई खौफ ही ना हो। तभी वहाँ पर ईशाना के डैडी आ जाते हैं, जिसे सभी लोग डैडी के नाम से बोलते थे। अब डैडी पुलिस वाले को पूछते हैं कि तुम बिना एफआईआर के इसे अरेस्ट कैसे कर सकते हो। गाड़ी में जाते वक्त ईशाना के फादर उसे बहुत ज्यादा समझाते हैं कि इन सब बातों से तू बाहर निकल और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर, कहीं पर घूमने के लिए जा तू। लेकिन ईशाना उसकी कोई भी बात नहीं मानते और गाड़ी को रोककर गाड़ी के बाहर आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईशाना के ख्यालों में एक रमीशा नाम की लड़की हमेशा आती रहती थी और वो उसकी प्यार में पागल हो चुका था। उसे हर जगह पर रमीशा दिखाई देती थी, जिस वजह से अब ईशाना कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ रमीशा की ही प्यार में वो धुत रहता था। बाद में हमें पता चलता है कि यह रमीशा उसकी जिंदगी में पहले हुआ करती थी और उसी वजह से अभी वो फिलहाल उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुखी है। उसे एमएलए दामोदर का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी ही बेटी थी रमीशा और उसी वजह से रमीशा की शादी उसके फादर ने ज़बरदस्ती किसी अनुराग नाम के लड़के से कर दी थी और उसी वजह से ईशाना अब दामोदर से बदला लेना चाहता था। असल में दामोदर एक एमएलए है और उसी का आदमी वो गुटली था। अब जबकि डैडी और दामोदर पहले दोस्त हुआ करते थे, उस वजह से ईशाना की इन हरकतों की वजह से परेशान होकर दामोदर डैडी से बात करने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम्हारा बेटा अब तुम्हारे काबू में नहीं रहा। उस पर डैडी बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं कि बच्चे काबू में नहीं, काबिल होने चाहिए। अब तभी डैडी ईशाना के एक फ्रेंड के पास जाते हैं, जिसका नाम है लॉल, और वो उससे पूछते हैं कि तुमने ईशाना को क्यों नहीं रोका। लेकिन तभी लॉल उसे बताता है कि ईशाना एक बार मारना शुरू कर देता है तो किसी की नहीं सुनता और मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। असल में डैडी का एक थिएटर था जिसे ईशाना ही संभालता था और ईशाना का सपना था कि वो एक मल्टीप्लेक्स बनाए, मगर अब उसके सपने की जगह उसके ख्यालातों में उस लड़की ने ली थी। ईशाना उसी के गम में अब दिन रात दारू और सिगरेट पिया करता था। यहाँ पर हमें एक बात चलती है कि ईशाना असल में डैडी का असली बेटा नहीं है। 10 साल का जब वो था उसे गोद लिया था डैडी ने और उसे ही उसने पाल पोस कर बड़ा किया, मगर डैडी उससे इतना प्यार करता था कि उसने उसे कभी उसे महसूस ही नहीं होने दिया कि वो उसका असली बेटा है या नहीं। मगर अब डैडी उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब तभी डैडी उसका हाल देखते हुए ईशाना को बोलते हैं कि हमें पुराने ईशाना की बहुत याद आती है, कितना अच्छा होता अगर तुम पहले जैसे बन जाओ। यहाँ से कहानी 3 साल पहले फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ईशाना के साथ क्या क्या हुआ था। रमीशा लंदन से अभी अभी आई थी और वह एमएलए की बेटी है। एमएलए इलेक्शन में खड़ा था और आज उस इलेक्शन का रिजल्ट भी था। उस वजह से सभी लोग रिजल्ट के लिए राह देख रहे थे और तभी बड़ी वोटिंग के साथ दामोदर जीत जाता है। अब दामोदर एमएलए बन चुका था और इस बात में उसकी प्रचार के लिए बहुत ज्यादा हेल्प की थी डैडी और ईशाना ने। डैडी उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, जिसने एमएलए बनने के लिए दामोदर को बहुत ज्यादा हेल्प की थी। सभी लोग खुशी का जश्न मनाते हुए रमीशा के घर के सामने आ जाते हैं, यानी कि एमएलए दामोदर के घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर ईशाना बहुत ही बिंदास डांस कर रहा था, तभी रमीशा की नजर ईशाना पर पड़ जाती है। एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का देखकर जिस तरह से रमीशा उसे देख रही थी, लगता है कि रमीशा को पहली ही नजर में ईशाना पसंद आ चुका था। ईशाना अपने फादर दामोदर से पूछती है कि ये लड़का कौन है। तब दामोदर उसे बताता है कि ये डैडी का बेटा है, बहुत ही साफ और नेक दिल का लड़का है और एमएलए बनने में उसने भी डैडी के साथ उसकी खूब हेल्प की। अगले सीन में हम देखते हैं कि नीचे दामोदर ईशाना और डैडी से बात कर रहे थे।
और तभी घर की लाइट चली जाती है। अब रात का वक्त था। तभी दामोदर ईशाना को कहता है कि घर में जाकर दादी को बाहर लाओ, क्योंकि दादी हमेशा ही अंधेरे में गिर जाती है। अब जब ईशाना घर में जाता है, अंधेरे में उसे ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा था। वो उस दादी को उठाकर जब बाहर आता है और लाइट जब ऑन हो जाती है, तब वो देखता है कि उसके हाथ में दादी नहीं बल्कि रमीशा थी, और रमीशा को वो पहली ही नजर में देख रहा था। उस वजह से वो रमीशा को तभी छोड़ देता है। रमीशा जब नीचे गिर जाती है तो वो ईशाना पर चिल्लाने लगती है कि इस तरह से कोई बर्ताव करता है क्या। मगर ईशाना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उसे पहली बार देख रहा था। ईशाना उसकी बातें सिर्फ सुनकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे ही दिन सभी लोग साथ में खाना खा रहे थे और तभी ईशाना रमीशा को प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। लगता है अब ईशाना को भी रमीशा पसंद आ चुकी थी। तभी लॉल वहाँ पर आकर ईशाना को चिढ़ाने लगता है कि तुम्हें प्यार हुआ है, अपना चेहरा तो देखो जनाब। लेकिन ईशाना उसे कुछ भी नहीं कहता। डैडी का सपना ये था कि वो यहाँ पर एक मंदिर बनवाना चाहता था। उस वजह से वो बजरी लेता था और बजरी लेने में उसे कोई भी पैसे नहीं मांगते थे, क्योंकि यहाँ पर एमएलए का राज था। लेकिन अब जबकि एमएलए बन चुका है दामोदर, तो दामोदर अब बजरी लेने के लिए भी उससे पैसे लेने लगा था। अब डैडी को बजरी फ्री में कोई नहीं देता था। उस वजह से डैडी अब अपने सारे आदमियों को लेकर एमएलए के पास पहुंच जाते हैं और तभी एमएलए बोलता है कि अब किसी को बजरी फ्री नहीं मिलेगी, सबको पैसा देना होगा। लेकिन डैडी उसे समझाने लगते हैं। लेकिन तभी गुठली नाम का वही आदमी डैडी को मारने के लिए आगे आता है। लेकिन तभी ईशाना डैडी को चोट पहुंचता हुआ देख तभी वो गुठली को मारने लगता है। असल में डैडी भले ही उसका असली फादर नहीं है, लेकिन डैडी में उसकी बहुत जान थी, क्योंकि डैडी को अगर कोई चोट पहुंचाता तो ईशाना को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। अब ईशाना गुठली के पीछे लग जाता है। गुठली जब घर की ओर भागता है, तभी रमीशा ईशाना का हाथ पकड़कर उसे घसीटती हुई एक कमरे में ले जाती है और गले लगाकर उसे यह कहती है कि 10 सेकंड तक अगर कोई पास रहे तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। अब ईशाना को भी उसके इतने नजदीक होकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। उस वजह से ईशाना का 10 सेकंड में ही गुस्सा गायब हो जाता है। अगले सीन में हम यह देखते हैं कि ईशाना और रमीशा में अब काफी नजदीकियां बढ़ चुकी थी। वो दोनों भी पार्टी में जाया करते थे और सिगरेट और दारू पीकर एंजॉय करते थे। हालांकि रमीशा के लिए ये बातें बहुत ज्यादा नॉर्मल थी, लेकिन ईशाना के लिए ये सब कुछ नया था। लेकिन रमीशा के साथ साथ वो उसमें घुलने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से रमीशा को ठीक लगे। शाम होते ही जब रमीशा को वो घर पर छोड़ने आता है, तभी रमीशा ईशाना को बताती है कि आज उसे कुछ लोग देखने आए थे, इस वजह से कुछ दिनों तक वो नहीं मिलेंगे और बाद में वो उसके डैडी से बात कर लेगी। और अगर वो नहीं माने तो रमीशा ईशाना से कहती है कि हम दोनों मिलकर भाग जाएंगे, क्योंकि मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी किसी से नहीं होगी। ईशाना भी उसकी कई सारी बातें मान लेता है, मगर अब इसी बीच में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इन दोनों को साथ में दामोदर देख लेता है। खिड़की से उन्हें झांककर देखने की वजह से अब इसका भांडा भी फूट चुका था। कुछ दिन बीत जाते हैं और कोई भी कॉल मैसेज ईशाना को नहीं पहुंचता। अब ईशाना उस वजह से बहुत टेंशन में था कि क्या हुआ होगा रमीशा के घर, रमीशा ने बात की होगी या फिर नहीं। ईशाना डैडी से बात करता है कि शादी की बात करी जाकर कि ईशाना और उसकी शादी हो। डैडी तो पहले इस बात से झिझकते हैं कि वो लड़की तो नई आई है, हमें क्या पता है उसके बारे में, मगर फिर भी ईशाना के इतना कहने के बाद वो मान जाते हैं और उसे वो वादा करते हैं कि वो उससे बात करेंगे। अब ईशाना राह देख रहा था डैडी की कॉल की कि कब वो जाकर उसे बात करेंगे और उसे वो अच्छी खबर बताएंगे। लेकिन और ही खबर आती है कि डैडी का एक्सीडेंट हो गया है और उसी वजह से ईशाना तभी डैडी से मिलने हॉस्पिटल जाता है। डैडी उसे बताता है कि वो दामोदर के घर पर जाने ही वाला था, लेकिन बीच में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। उस वजह से अब ईशाना बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि अब उसकी उम्मीद टूट गई थी। वो उदास हो चुका था, मगर डैडी उसे समझाते हैं कि मैं वापस जरूर जाऊंगा जब मैं ठीक हो जाऊंगा, तब तक तुम मंदिर के लिए बजरी लेकर आओ देहरादून जाकर। उसी वजह से अगले ही दिन देहरादून के लिए ईशाना जा ही रहा था कि तभी उसे एक कॉल आती है, जो बात सुनकर ईशाना बड़ा शॉक हो जाता है। वो दौड़ते हुए रमीशा के घर पर पहुंच जाता है तो वो उसके सामने क्या देखता है कि रमीशा का घर पूरी तरह से सजा हुआ है और किसी अनुराग नाम के लड़के से उसकी शादी हो रही है। ईशाना चिल्ला चिल्ला कर रमीशा का नाम पुकारता है, उसे घर के बाहर बुलाने लगता है। तभी यहाँ पर दामोदर आकर उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, मगर ईशाना उसकी कोई बात नहीं सुनता। उस वजह से वहाँ पर उसके गुंडे बुलाकर दामोदर उसे बहुत ज्यादा पिटवाता है। यहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं कि रमीशा की शादी की रस्में हो रही थी और इधर ईशाना की धुलाई। यहाँ पर रमीशा के हाथ मेहंदी से रंगे जा रहे थे, तो यहाँ पर ईशाना के हाथ खून से रंगे जा रहे थे। 2 दिन तक ईशाना वहीं पर मार खाता रहा और यहाँ पर रमीशा की शादी भी हो जाती है। अब रमीशा लंदन में अनुराग के साथ जा चुकी थी और तभी दामोदर के सभी गुंडे इस ईशाना को छोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो शादी हो चुकी थी। अब जब रमीशा के घर पर ईशाना पहुंच जाता है तो वो देखता है कि रमीशा जा चुकी है और इस तरह से उसकी प्रेम कहानी यहीं पर अधूरी रह जाती है। अब कहानी हमें प्रेजेंट में दिखाई जाती है
अब ऐसे हालातों की वजह से दामोदर उसका दुश्मन बन चुका था, क्योंकि उसने तो उसकी बेटी रमीशा की जबरदस्ती से शादी की थी, ईशाना के बजाय उस अनुराग से। उस वजह से अब ईशाना को दामोदर से बदला लेना था। उसका दोस्त लॉल ईशाना के पास पहुंचकर उसे बताता है कि उस लड़की को भूल जा, मगर कॉलर पकड़कर ईशाना उसे बोलता है कि मैं तो यहाँ पर ठीक हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी रमीशा वहाँ पर अकेली होगी और वहाँ पर रमीशा हर बात को सहती होगी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मगर लॉल तो उसे बोलता है कि आज तो मेरा जन्मदिन है, आज के दिन तो मेरे साथ खुशी खुशी रह ले। तभी वो उसके बर्थडे की पार्टी मनाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ईशाना दारू के नशे में धुत होकर पार्टी एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी रमीशा उसे इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। वो तो ये सोच रही थी कि ईशाना उसके गम में बहुत ज्यादा टेंशन में होगा और परेशान होगा, लेकिन यहाँ पर तो उसने नजारा कुछ और ही देखा था और वहाँ से वो गुस्से से चली जाती है कि जैसे ईशाना उससे प्यार ही नहीं करता। मगर उसे क्या पता था कि ईशाना पर उसके दूर जाने से क्या बीत रही थी। अब दूसरे ही दिन ईशाना को खबर लगती है कि रमीशा वापस आ चुकी है और उसी वजह से अगले ही दिन वो रमीशा के घर पर जाकर रमीशा को बहुत चिल्ला चिल्लाकर आवाज देने लगता है। रमीशा बाहर निकलने ही वाली थी, मगर दामोदर आकर रमीशा को अंदर ले जाता है और खुद दामोदर बाहर आकर ईशाना को समझाता है कि वो यहाँ से चुपचाप चले जाए। और उसी वजह से अब दामोदर पुलिस को बुलाता है और पुलिस भी यहाँ पर जब पहुंच जाती है तो वो ईशाना को बहुत ज्यादा पीटती है, क्योंकि पिछली बार बहुत ही एटीट्यूड में वो उसे ताड़े जो जा रहा था। उस वजह से अब पुलिस को तो एक जरिया ही मिल चुका था और वो ईशाना को बहुत ज्यादा पीटते हैं। तभी वहाँ पर डैडी पहुंच जाते हैं जो कि उन्हें मारने से रोक रहा था। अब डैडी ईशाना को समझाते हैं कि अब बस हुआ, इन सब बातों में मत पड़ो। मगर ईशाना है जो कि रमीशा के लिए पागल बन चुका था। डैडी की बात वो नहीं सुनता और बोलता है कि मैंने रमीशा से कहा था कि वो उसे मिलने आए और वो जरूर आएगी। उसी कैफे में वो जाता है जहाँ पर वो हर वक्त मिला करते थे। सुबह से शाम होती है मगर वहाँ पर रमीशा नहीं आती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रमीशा यहाँ पर क्यों नहीं आई होगी और वो ये समझ लेता है कि शायद ही उसे प्यार ही नहीं था और इसी वजह से वो बहुत सारी दारू पीकर रमीशा के रूम तक पहुंच जाता है, जहाँ पर हम रमीशा को देखते हैं जो कि अपने ही बेड से बंधी हुई थी। इधर ईशाना ने बहुत सारी पी ली थी, उस वजह से वो परेशान होकर उससे बात करता है कि तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था। मगर जब उसे होश आता है तो वो रमीशा को खोल देता है और रमीशा उसे एक चाटा लगाकर बोलती है कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और मैंने तुमसे ही प्यार किया है। तुम्हें क्या पता इस 3 सालों में मुझ पर क्या बीती होगी, मगर अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ। बेहतर तो यही होगा कि तुम तुम्हारी जिंदगी में खुश रहो और मैं भी कोशिश करूँ कि मैं मेरी जिंदगी में खुश रह सकूं। मगर ईशाना को तो रमीशा ही चाहिए थी और वो उसे अपना बनाने के लिए अब कुछ भी कर सकता था। तभी वो उसे घसीटता हुआ बाहर ले जा रहा था और दामोदर भी यह बात देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है। डैडी भी वहाँ पर आकर ईशाना को समझाते हैं कि किसी से जबरदस्ती शादी नहीं की जा सकती और किसी को जबरदस्ती हासिल करके भी क्या फायदा होगा। उस वजह से वो डैडी की बात सुन लेता है, वो किसी की सुने या ना सुने, मगर डैडी की कुछ बातें वो सुन लिया करता था। घर पहुंचते ही डैडी फिर से ईशाना को समझाते हैं कि उस लड़की का पीछा करना अब छोड़ दो, उसकी शादी हो चुकी है, अब वो किसी और की हो चुकी है। मगर ईशाना है कि उसकी बात ही नहीं सुन रहा था, उसे बस और बस रमीशा ही चाहिए थी। उस वजह से तंग होकर अब डैडी उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब डैडी का ऐसा बर्ताव देखने के बाद लोल उसे कहता है कि आपने ईशाना की हर ख्वाहिश पूरी की, तो अब आप उसकी क्यों बात नहीं मान रहे हो और आप क्यों नहीं चाहते कि वो दोनों एक हो जाए। अब उसका कारण क्या है ये डैडी उसे कहने लगता है। तो हमें फ्लैशबैक में यह दिखता है कि उस दिन डैडी ईशाना की तरफ से दामोदर से बात करने के लिए जा रहा था और तभी उसने दूर से देखा कि दामोदर की बेटी रमीशा दामोदर से बात करते हुए यह कह रही है कि उसे एक लड़के से शादी करनी है। तो डैडी को थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि चलो रमीशा भी अपनी ओर से स्टैंड ले रही है, उस वजह से वो खुश था। और इधर दामोदर को भी गुस्सा आ रहा था कि कहीं ईशाना का नाम ना ले ले, क्योंकि उसने तो उन दोनों को एक साथ देख लिया था। मगर तभी यहाँ पर बहुत बड़ा राज खुलता है। रमीशा पलट जाती है और अपने डैडी से कहती है कि उसे लंदन में एक अनुराग नाम के लड़के से शादी करनी है, जिसके साथ वो 2 साल से रिलेशनशिप में है। अब दामोदर को तो सिर्फ इसी बात का डर था कि वो ईशाना के साथ न रहे, उस वजह से वो मान जाता है कि वो अनुराग से उसकी शादी करवाएगा। अब डैडी को इस बात से तो बहुत ज्यादा झटका लग चुका था कि रमीशा ने क्या कह दिया और उसे इस बात का दुख था कि ईशाना को जब ये बात पता चलेगी तो उस पर क्या बीतेगी, क्योंकि उसे तो पता था कि ईशाना उसे कितना चाहता है और इतना घिनौना सच वो उसे नहीं बता सकता था। इसी ही सोच में जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो चुका था, यानी कि असल में आते वक्त नहीं जाते वक्त ही उसका एक्सीडेंट हो चुका था और उसने रमीशा की बातें सुनकर खुद को बहुत ज्यादा टेंशन में पा लिया था। कहानी हमें फिर से प्रेजेंट की दिखाई जाती है, जिसमें खुद दामोदर अपनी बेटी रमीशा पर गुस्सा हो रहा था कि उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे तो रमीशा का गुस्सा भी आ रहा
रहा था, मगर वो तो ठहरी उसकी बेटी, और उस वजह से वो उस बेटी को मार भी नहीं सकता था, उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। मगर अब दामोदर तो समझ चुका था कि सारी गलती उसकी बेटी की है, रमीशा की है। उसने तो बस ईशाना का फायदा लिया था, उसने तो बस ईशाना को एक खेल समझा, जिससे एक अच्छे आदमी की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी थी। अगले सीन में हम दामोदर को एक मीटिंग में देखते हैं, जिसमें गुठली, काशी और इंस्पेक्टर भी था, और दामोदर उनसे यह बात कर रहा था कि अब अनुराग की फैमिली कुछ दिनों के लिए लंदन से यहाँ पर आ रही है। उस वजह से ईशाना को तब तक इंस्पेक्टर को संभालना है, और उसे मारना मत, उसे बस बंदी बना लेना, उसकी जान मत ले लेना, उसे बस हमें कैद कर रखना है। यहाँ पर हम डैडी को देखते हैं, जो कि ईशाना को आजाद करने के लिए जा रहा था, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ईशाना पहले ही उस कमरे की खिड़की से भाग चुका था। ईशाना गुस्से से रमीशा के घर पर जा रहा था, मगर तभी पुलिस उसे बीच में ही रोक लेती है और उसे इतना ज्यादा मारने पीटने लगती है, और गुठली भी उसमें शामिल था। मगर यहाँ पर अकेला ईशाना सबको डटोलता हुआ मारने लगता है। तभी गुठली उसे चाकू से घायल कर देता है, और ईशाना गुठली को बोलता है कि रमीशा को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मगर गुठली यहाँ पर कहता है कि तेरी रमीशा ने ही भेजा है मुझे तुझे मौत के घाट उतारने। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दामोदर ने मीटिंग में तो सिर्फ इतना ही कहा था इंस्पेक्टर से कि सिर्फ और सिर्फ ईशाना को बंदी बनवाना है, उसे मार डालना नहीं है। मगर बाद में खुद रमीशा गुठली को बुलवा कर उसे यह कहती है कि ईशाना का मरना बहुत जरूरी है, अब वो मेरे रास्ते में बहुत ज्यादा टांग अड़ा रहा है, उस वजह से उसे तुम जान से मार डालो। इस पर ईशाना को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसने तो रमीशा से बेइंतहा मोहब्बत की थी। मगर तभी गुठली को रमीशा का कॉल आ जाता है, और कॉल पर रमीशा बिना कुछ जवाब सुने ही बोलने लगती है, उसे मार डालो। अब रमीशा के मुंह से ही सच्चाई सुनने के बाद तो ईशाना बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ, और उसी गुस्से के साथ वो गुठली को मारने लगता है। और तभी गुठली उसे बताता है कि वो अनुराग 2 साल से उसका बॉयफ्रेंड था, तुम तो एक सिर्फ टाइम पास हो। गुठली उसे अब मारने लगता है, मगर ईशाना पर तो अब खून सवार हो चुका था, उस वजह से वो गुठली को मार ही डालता है। एक तरफ हम रमीशा को देखते हैं, जो कि खुशी में सिगरेट पी रही थी कि अब उसके पास खुशखबरी आ जाएगी कि गुठली ने ईशाना को मार डाला। मगर खुद के सामने ईशाना को अचानक से देखने के बाद वो बड़ी चौंक जाती है। तभी ईशाना रमीशा के पास पहुंचकर उसका गला पकड़ने लगता है, और उसे चोट पहुंचाकर उसे हवा में उछाल लेता है। वो भी नीचे बैठ जाता है, और ईशाना को भी घसीटते हुए उसके सामने बिठा देता है, और उससे बात करने लगता है कि तुमने मुझसे मोहब्बत सीखी है, तो अब जिससे भी करना बेहिसाब करना। और अपनी कहानी अधूरी तो रह गई, लेकिन मशहूर बहुत होगी। आखिरी सांसों में भी ईशाना रमीशा के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करता है, और इसी बेइंतहा प्यार के साथ रमीशा के लिए कुर्बान हो जाता है। तो ये कहानी थी तड़प मूवी की। दोस्तों, इसका असली वर्जन RX 100 है, बहुत ही कमाल की मूवी है, क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। सच में अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में उस बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑल पर कीजिए, जिस वजह से आपको नई मूवीज के एक्सप्लेनेशन कंटेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। फिर मिलेंगे एक नई मूवी की नई एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।